आज जो हमारा लेक्चर है वह ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेट लाइन कोड। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेट लाइन कोड का मतलब ये है कि हमने कोड को किस तरह एक ऑप्टिमाइज शक्ल में लिखना है कि कंपाइलर के लिए भी आसानी हो, यूज़र के लिए भी लिखना, फिर उसको समझना और ट्रबल शूट करना आसान होता है। तो कोड को एक ऑर्गेनाइज शक्ल में स्ट्रेट लिख देते हैं, जिसमें हम जिस तरह हमने लिखा है कि यहाँ पे हम pay attention to order in straight line code, so make it obvious if there are other order dependencies। जिस तरह हमारे पास ये तीन मेंबर फंक्शंस है: compute marketing expenses, compute MIS expenses, compute accounting expenses। if these methods rely on global data, then there is a hidden dependency between them, so use parameters to make dependencies more clear along with documentation। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो अगर पैरामीटर पास हैं तो वो हम चाहिए कि यहाँ पर लिख ले, इनके इसको पास कर ले, तो इनके दरमियान जो एक डिपेंडेंसी है वो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंप्यूट मार्केटिंग एक्सपेंसेस में इम्पर्सन एक्सपेंस डेटा पास किया है। यही फिर MIS एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंस डेटा और इसमें भी एक्सपेंस डेटा पास किया है। तो इससे जो डिपेंडेंसीज है इन फंक्शंस के दरमियान वो एक बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, यूज़र को भी समझने में आसानी होती है, कंपाइलर के लिए भी। तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कोड बन जाता है और फिर वो एक स्ट्रेट लाइनली ऑर्गेनाइज शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेप बाय स्टेप अभी स्टडी करते हैं कि किस तरह हमने कोड को ऑर्गेनाइज शक्ल में लिखना होता है, किस तरह कहाँ पे हमें क्लस्टर की शक्ल में लिखना होता है, कहाँ पे हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर को किस शक्ल में लिखना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो कभी किसी जगह पे ये आया है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, अगर ऑर्डर मैटर ना कर ले तो फिर आप विदाउट ऑर्डरिंग कोड को लिख सकते हैं कि इन सम केस ऑर्डर डज नॉट मैटर, सो कैन यू देन पुट स्टेटमेंट्स इन एनी वे यू लाइक। जिस तरह इनिशियलाइज मार्केटिंग डेटा हमने पास किया है, इनिशियलाइज MIS डेटा, MIS पास इनिशियलाइज अकाउंटिंग डेटा हमने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हमने की है, कंप्यूटेशन यहाँ पे हो रही है और फिर उनका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अलग-अलग हमने विदाउट ऑर्डर सब कुछ लिखा है। विदाउट कि यहाँ इनिशियलाइजेशन मार्केटिंग है तो ऑर्डर पे यहाँ पे कंप्यूट मार्केटिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो हमने लास्ट में लिखा है। इनिशियलाइज मार्केटिंग, तो इनिशियल मार्केटिंग को यहाँ फर्स्ट लेवल पे इनिशियलाइज, यहाँ पे थर्ड पे आया है और यहाँ पे भी थर्ड पे इनिशियलाइज MIS, यहाँ तो ये सेकंड पे है और यहाँ पे फर्स्ट पे प्रिंट हो रहा है। तो विदाउट ऑर्डर यहाँ कहीं भी कभार विदाउट ऑर्डर भी से भी काम चलता, मगर यह है कि ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम उसको एक ऑर्डर की शक्ल में लिख लें। ठीक है ना, ये अब ये हमारे पास ग्रुप रिलेटेड कोड आ जाता है कि लोकलाइजेज रेफरेंसेस टू ईच वेरिएबल, वैल्यूज यूज क्लोजर टू व्हेन असाइंड। जब अगर आप ग्रुप्स में अगर हमने लिखना है एक ही फंक्शन को, एक ग्रुप में हमने लिखे MIS को यहाँ पे, अकाउंटिंग को यहाँ पे और मार्केटिंग को यहाँ पे लिखें, तब MIS को हम यहाँ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, उसकी कंप्यूट भी कर रहे हैं और यहाँ पे उसको आउटपुट भी कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। अकाउंटिंग की भी यहाँ इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसकी कंप्यूटेशन भी हो रही है और उसकी प्रिंटिंग भी हो रही है। मार्केटिंग की भी इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसकी कंप्यूटेशन भी हो रही है और उसकी प्रिंटिंग भी होती है। तीनों को हमने अलग-अलग ग्रुप्स की शक्ल में लिखा, तो ये भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है। आप इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। और अगर अगर आप वेरिएबल, सब शॉर्ट एंड वेरिएबल लाइफ स्पेन, इसका मतलब है कि अगर आप वेरिएबल का लाइफ टाइम शॉर्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो रिड्यूसेस विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसकी एक्सपोज कम होगा कोड का, और वो कोड जो है ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं होगा। और दूसरा ये है कि वो शॉर्टर स्पैन वेरिएबल का अगर हम रखेंगे शॉर्टर लाइफ, तो वो कोड मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कोड होगा, इजियर टू व्यू एंड अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। और उसका लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ टाइम वेरिएबल क्या है कि जब वो पहली दफ़ा हम डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर लास्ट टाइम उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ओवर विच वेरिएबल इज फर्स्ट रेफरेंस्ड एंड लास्ट रेफरेंस्ड, तो ये उसका टाइम स्पेन बन जाता है। तो जितना टाइम स्पेन कम होगा उतना वो ज़्यादा कोड भी एक्यूरेट होगा, इजियर टू व्यू एंड अंडरस्टैंडेबल भी हमारे पास होगा। तो वेरिएबल का लाइफ स्पेन का भी इसमें बहुत रोल है कोड को ऑर्गेनाइज शक्ल में लाने के लिए। कंडीशनल्स में हम क्या करते हैं, अगर आप इस स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं, हम ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह के स्टेटमेंट लिखते हैं कि मेक श्योर योर ब्रांच करेक्टली ऑन इक्वालिटीज
कुछ कंडीशन हम इस तरह लगा लेते हैं, सम टेस्ट कुछ नॉट सम टेस्ट लिख लेते हैं, कुछ बॉडी के हम इम्प्टी छोड़ लेते हैं, बॉडी के बाहर एल्स में कुछ लिख देते हैं, कुछ हम बॉडी के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि राइट नॉमिनल पाथ थ्रू द फर्स्ट कोड देन द एक्सेप्शन, के पहले नॉमिनल, इसको हम इस तरह की शक्ल में लिख सकते हैं, इफ नॉट सम टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी के अंदर कोड्स को लिखना चाहिए, बजाय इसके कि एल्स में हम सब कुछ डालें, बॉडी को एम्प्टी ना छोड़, कुछ ऑर्गेनाइज शक्ल में लिखे, कुछ कमेंट्स उसमें लिखते, कुछ नॉमिनल पाथ हम अडॉप्ट कर ले तो इफ स्टेटमेंट्स में। तो इसको आगे भी थोड़ा सा इन्होंने और भी एक्सप्लेन किया है कि हम अगर हमारे पास नॉमिनल केस मिक्स्ड विद एरर केसेस, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि फाइल को ओपन किया है, इसमें इन्होंने 1 2 3 4 इफ यूज किया है, और एल्स 1 2 3 एल्स, और फिर इन तीनों इफ को यहाँ तीनों एंड इफ, और इसमें अगर एरर आता है वो भी इस इफ के अंदर ही डाला है, और एल्स में भी एरर वाला स्टेटमेंट डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर केस को नॉमिनल केस के साथ इफ स्टेटमेंट के साथ मिक्स किया है, तो कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आता है यूजर को भी, कस्टमर को भी, और इसको ट्रबल शूट करने भी मसला। तो अनऑर्गेनाइज फॉर्म है, इसको ऑर्गेनाइज शक्ल में हम तभी लिख सकते हैं कि पहले सारे इफ को इफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, 3 4 जितने इफ स्टेटमेंट हैं, और फिर एल्स को यहाँ पे इस तरह लिखे, जिस तरह एंड इफ लिखे, एंड इफ से पहले एल्स, एल्स में हम वो एरर वाला डेटा डाल ले, फिर एल्स में एरर वाला डेटा डाले, फिर एल्स में एरर डालें, एल्स के अंदर हम एरर वाला डेटा डालते जाएं, तो यह हमारे पास एक ऑर्गेनाइज शक्ल में कोड आ जाएगा। तो वो हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल इसके बाद जो हमारे पास आता है ये वो ये आ जाता है, ठीक है ना। फॉर हम देखें ना, इफ स्टेटमेंट में हमने रीड फाइलिंग किया, फिर समराइज द फाइल डेटा हमने यहाँ पे किया, दूसरे इफ में हमने प्रिंट समरी कर दिया, दूसरे चौथे इफ में हमने अपडेट ऑल अकाउंट्स कर दिए, ठीक है ना। अब एल्स में हमारे पास आ जाता है एरर टाइप, इसमें भी आ जाता समरी सेव एरर कोई आता है तो वो हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया। अगर दूसरा एल्स में भी हमने डेटा सेव एरर के लिए वो हमने किया, दूसरे में हमने फाइल रीड एरर के लिए किया, जो लास्ट वाला है रीड फाइल अगर एरर है तो फिर ये आ जाएगा, दूसरे में मसला है तो ये हो जाएगा, तीसरे चौथे इस तरह एक एक अगेंस्ट ये सब कुछ। तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो जाता है, 1 2 3 4 इफ हो गए, 1 2 3 4 एल्स हो गए। तो अगर आप देख लें ये कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज और ऑर्गेनाइज फॉर्म में है कंपेयर टू प्री इफ वाला, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा, तो इस तरह कोड को अगर हम जितना ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी, और जो कस्टमर्स को हम देंगे अगर उसको भी समझाना आसान होगा, कंपाइलर को भी उससे गो थ्रू होना आसान होगी, अगर आपने फ्यूचर में उसको ट्रबल शूट करना है तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिसर्च कुछ सर्वे इस तरह किया है कि 17% ऑफ इफ स्टेटमेंट्स had an else, but further analysis showed that 50 to 80%, बल्कि even 90% should have had one, हर एक का कम से कम एक else होता है। तो if को if स्टेटमेंट्स को अलग ऑर्गेनाइज लिखते हैं, else को फिर दूसरे उसमें डाल दें, तो यह और ज़्यादा अच्छी शक्ल में आ जाएगा। तो यूजफुल टू इंक्लूड टू मेक श्योर ऑल केसेस आर कवर्ड, सारे केसेस को कवर्ड करना चाहिए। 4 इफ जिस तरह की 4 इफ थे तो हमें 4 एल्स में फिर उसका दूसरी कंडीशन डिफाइन कर दी। तो वन ऑप्शन ये भी है, द कोड द एल्स क्लास विद नल स्टेटमेंट इफ नेसेसरी टू शो दैट द एल्स केस हैज बीन कंसीडर्ड। अगर आपने एल्स में कुछ है भी नहीं तो एटलीस्ट आप उसमें बेशक नल डिक्लेयर कर दे, मगर इफ के लिए एक एल्स स्टेटमेंट लाजमन लिखते हैं, एल्स नल कर दे जो भी है, मगर उसका जो काउंटिंग है वो आप कंप्लीट कर दीजिए। 4 है तो 4 एल्स, 10 है तो 10 एल्स, इस तरह उसको कंप्लीट करते जाएं। जिस तरह इन्होंने केस स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कि केस अक्सर हम अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में इस तरह लिखते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर स्विच एक्शन में कोई भी एक्शन लेना होता है, अगर कॉपी का है तो सी पास किया जाता है और सी पे चला जाता है, डिलीट के लिए डी है, हेल्प के लिए एच लेवल है, अगर कुछ भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में प्रिंट एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारे पास कमांड इज स्ट्रिंग है, ये अगर आप अच्छी इफ एल्स में इसको इस लॉजिक को इफ एल्स में कॉपी कराएंगे तो वो और भी इससे बेहतर बन जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि अगर कॉपी पे उसने जंप मारा है तो ब्रेक के बाद कंट्रोल ने बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना, इससे बाहर निकल के आना है डिफॉल्ट पे, फिर बाद में एंड में आ जाना है, एग्जिट करना है। और अगर ब्रेक ना हुआ तो फिर ये ब्रेक ना होने की वजह से फिर
कॉपी से लेके डिलीट, हेल्प, ये सब कुछ इसने एग्जीक्यूट करना होता है। तो इफ एल्स में अगर इसको कॉपी करता है तो इफ एल्स में ये होता है कि मैनी मे हैव प्रॉब्लम विद मैपिंग टू द फोनियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इफ देन एल्स में वो वाली हम डालना चाहते हैं, हम कंडीशन में लिखते हैं इफ नॉट स्ट्रिंग कंपैरिजन, तो कमांड में हमने कॉपी लिखा तो कॉपी आप पे आ जाएगा। एल्स इसमें कमांड स्ट्रिंग कंपैरिजन, कमांड में हमने डिलीट तो डिलीट पे आ जाएगा। एल्स इफ पे वो नीचे जाता जाएगा जितनी भी वो है। ये एक बेटर प्रैक्टिस है कंपेयर टू प्रीवियस प्रैक्टिस। तो ये आपके पास कोड ऑर्गेनाइज शक्ल में बनता जाएगा ऐसा ऐसा। केस स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्या है कि यूज द डिफॉल्ट क्लास ओनली टू डिटेक्ट लेजिटिमेट डिफॉल्ट्स, इसमें जाते हैं। डिफॉल्ट क्लास को हम कि if there is only one case left you might decide to use that case as the default। अगर कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट केस में बस आपने वो एरर है जो भी है नल है वो आपने लिखना होता है। बट लूजेस डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय केस लेवल एंड ब्रेक डाउन अंडर मॉडिफिकेशन। सो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट लाजमन होना चाहिए। और यूज द डिफॉल्ट क्लास टू डिटेक्ट एरर्स। तो डिफॉल्ट अगर कोई एरर है कोई केसेस में तो डिफॉल्ट क्लास में हम अक्सर एरर वाला मैसेज लिख लेते हैं, वो हमें एरर के बारे में बता देते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट को इंक्लूड करना ना भूलिए, डोंट फॉरगेट द ब्रेक स्टेटमेंट इफ नीडेड। जहाँ पे आप कहते हैं कि बस ये ब्रेक को दरमियान में हमने डालना इस वजह से होते हैं कि जो इसके बाद कंट्रोल ने बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना, वहाँ से कंपाइलर ने फिर एग्जिट होना है, तभी हम ब्रेक को उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है ब्रेक का। तो यहाँ पे अभी आगे देखते हैं कि लूप्स हमारे पास क्या है कि लूप्स पे चला दूसरे लेक्चर में इंक्लूड करते हैं कि लूप्स का हमारे पास क्या वो आता है। ठीक है, तो लूप्स को फिर देख